नमस्कार और स्वागत है बात भारत की के इस नए एपिसोड में। और आज हम एक ऐसे नेता से जुड़ेंगे जिनका बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। जब ये संसद में बोलते हैं तो ना सिर्फ मुद्दे उठते हैं बल्कि हंसी की एक गूंज भी सुनाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री रामदास अठवले जी की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो चलिए फिर बातचीत शुरू करते हैं श्री रामदास अठवले जी के साथ। सर, बात भारत की में हमारे साथ जुड़ने के लिए पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर विद अस टुडे। सर, आपकी पॉलिटिकल जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तब आपका सपना क्या था और ये सपना पूरा करने में क्या चैलेंज आया? डिम्पल जी, मतलब मेरा कोई पॉलिटिकल सपना नहीं था। मैं तो था अपना, क्या होगा मेरे सामने सपना। तो सपना तो था, लेकिन सपना कोई मंत्री बनने का सपना नहीं था, सपना कोई और कोई एमपी बनने का नहीं था। सपना ये था कि जो गरीब लोग हैं, ऐसे गरीब लोगों को न्याय देने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। संघर्ष के बिना उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये भावना मेरी थी। और एक मतलब दलित पैंथर की मूवमेंट थी डिम्पल जी, दलित पैंथर की मूवमेंट थी। जिस तरह अमेरिका में ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई थी, ब्लैक लोगों पर जिस तरह अन्याय होते थे और उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाया। और पैंथर प्राणी ऐसा होता है कि वो किसी पर हमला नहीं करता है जब तक उनके ऊपर कोई हमला नहीं करता है। वो किसी का रास्ता नहीं रोकता है, अगर उनका रास्ता रोका तो उस रास्ता रोकने के लिए वो एकदम खड़ा हो जाता है। तो उसी तरह वो पैंथर का, ये चीते का कैरेक्टर होता है। तो उसी तरह अमेरिका में जिस तरह ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई थी, उसी तरह महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार होते थे, देश भर में अत्याचार होते थे। समाज में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, समाज रोटी बेटी व्यवहार हो रहा है, बेटी व्यवहार हो रहा है। उसके बावजूद भी कानून के, संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक जाति व्यवस्था खत्म करने का निर्णय हुआ है, कानून बना है। उसके बावजूद भी आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं। अत्याचार करने वाली एक मेंटेलिटी है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मुंबई में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले जो साहित्यकार है, वो साहित्यकार लिखते थे, कविता लिखते थे, विद्रोही कविता होती थी। आर्टिकल लिखते थे, वो भी विद्रोही आर्टिकल होता था। कथा लिखते थे, वो भी विद्रोही कथा होती थी। नॉवेल लिखते थे, कादम्बरी लिखते थे, वो भी मतलब विद्रोही कादम्बरी होती थी। तो ऐसे साहित्यकार वो मतलब लिखते थे। उन लोगों ने सोचा कि खाली लिखने से क्रांति होगी नहीं, इस समाज को न्याय देने के लिए लिखना तो चाहिए ही, किताब आना ही चाहिए, लेकिन इतना ही करने से इस समाज को न्याय मिलेगा नहीं। इस दलित समाज को, गरीब समाज को, सदियों से जिनके ऊपर अन्याय होता रहा है, ऐसे समाज को अगर न्याय देना है तो हमें संघर्ष करने के लिए कोई मूवमेंट की आवश्यकता है। और इसीलिए दलित पैंथर की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। हम जब भारत की करते हैं तब हम औरत की भी बात करते हैं, तो गरीबों की बात करते हैं, हम लेबर क्लास की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ वाली बात करते हैं। तो ये हो गया, ये किसान की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, ये भारत की बात। तो मतलब इस तरह भारत की बात हम करते रहते हैं। आप अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई को नेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं। हाल ही में आपको कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है। उस फ्रंट पे आप हमें थोड़ा बताइए, क्या प्लानिंग चल रही है? रिपब्लिकन पार्टी के बारे में तो यही है कि मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी 1942 में। और जब पहला इलेक्शन आया 26 नवंबर 19 को संविधान का ड्राफ्ट स्वीकारा, लेकिन 26 जनवरी 1950 को 2 महीने के बाद संविधान लागू हुआ था। और उसमें 5 साल के बाद चुनाव लेने का निर्णय था। मतलब तो 1952 में पहला इलेक्शन आया था। उस पहले इलेक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर जी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर खड़े रहे और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हराया। 1954 में भंडारा से बाबा साहब अम्बेडकर जी चुनाव के लिए खड़े रहे मुंबई के बाद। वहाँ भी कांग्रेस ने उनको मतलब हराने का काम किया था।
तो बाबा साहब ने सोचा कि अगर मैं चुनकर आता नहीं तो मेरे लोग कैसे चुनकर आएंगे, मेरे कार्यकर्ता चुनकर आएंगे नहीं तो सत्ता कैसी मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो गरीबों का भला कौन करेगा। तो सत्ता पर आना बहुत बड़ा जरूरी है, ये बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था। और उसके लिए बाबा साहब ने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था, और उसमें बाबा साहब की भूमिका ये थी कि जिस तरह अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में 2 पार्टी सिस्टम है, उसी तरह अपने देश में कांग्रेस के खिलाफ एक ही पार्टी खड़ी होनी चाहिए, वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का देहांत, उनका डेथ, उनका महापरिनिर्वाण बहुत जल्दी हुआ, तो उसके बाद ये पार्टी स्थापित हुई। पार्टी बहुत पुरानी पार्टी, 3 अक्टूबर 1957 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1957 में हमारे पार्टी के 10 MP चुनकर आए थे, हमारे पार्टी के 10 MP चुनकर आए थे। एक बार जब मैं चुनकर आया था पहली बार 1998 में, तब हमारे 4 MP थे। तब आदरणीय मायावती जी, कांशीराम जी के पार्टी के 4 MP यूपी से थे, और एक अम्बाला से 5वां था। तो इस तरह रिपब्लिकन पार्टी के इतने लोग चुनकर आए थे। तो रिपब्लिकन पार्टी का एक उद्देश्य इतना है कि सभी वर्गों को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ मिलाना, जो संविधान दिया है संविधान का भारत खड़ा करना, सर्वधर्म समभाव की शिक्षा सबको देना, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो विवाद है, उस विवाद को खत्म करके संविधान को सामने रखकर अपना अलग अलग धर्म के ग्रंथ है, मनुस्मृति है, बाइबल है, या मतलब अलग अलग हमारा त्रिपिटक हमारा बुद्धिज्म का है, और कुरान मुस्लिम कम्युनिटी का है। तो वो धर्म के लिए ठीक है, लेकिन देश की जब बात आती है तब हमने संविधान को सामने रखना चाहिए। इसको राष्ट्रवाद कहते हैं, इसको हम भारतीय ये बोलते हैं। हमारी भूमिका ये है कि भाईचारा मजबूत होना चाहिए, बाबा साहब का सपना था, और हर वर्ग को न्याय देने के लिए आवाज़ उठाना, यही मेरी पार्टी का मुख्य मकसद है। जी नहीं सर, आप उस फ्रंट पे आई थिंक बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। सर, आपकी पार्टी का फ्यूचर विजन क्या है? हाँ, तो हमारी पार्टी का फ्यूचर ऐसा है कि मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, मेरी पार्टी बढ़ाने की मेरी कोशिश है। जब से मैं दिल्ली आया हूँ, अभी 9 साल हो जाएगी अभी। तो इसी तरह मतलब मेरी पार्टी जो है हर राज्य में है, मतलब अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, दादरा नगर हवेली हो, दीव दमन हो, चंडीगढ़ हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, पांडिचेरी हो, और मेरे पार्टी के 2 MLA नागालैंड में हैं। नागालैंड में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है। और मणिपुर में लोकसभा में मेरा एक कैंडिडेट खड़ा था, महेश नाम का, उसको 1.5 लाख वोट मिला, और मणिपुर में मेरे पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन मिला है, और मेरे पार्टी को गन्ना किसानी सिंबल मिला है। तो इसी तरह मेरी कोशिश है कि भाई अभी 4 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है, अभी 2 राज्यों में है, अभी 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो मेरे पार्टी को नेशनल स्टेटस मिलेगा। भविष्य मेरी पार्टी का ये मुझे लगता है कि मेरी पार्टी 5-10 साल के अंदर नेशनल पार्टी बन सकती है, मतलब। और 2 राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में, बड़े राज्यों में हमको मान्यता मिलना मुश्किल है, क्योंकि एनडीए के साथ है, तो बीजेपी के खिलाफ हम ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ेंगे तो भी कुछ सीटों पर हम लड़ते हैं। तो इसीलिए मतलब हमारा विजन है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और भी मजबूत बनाना है। नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है। अभी एक सर्वे हुआ, उसमें 80% लोगों ने मोदी जी के नाम को पसंद दी है। इसके पहले 75% लोगों ने पसंद दी थी। तो मोदी जी सबको लेकर आगे चलने वाले नेता हैं। उनके ऊपर कितने भी आरोप लगाते रहे, लेकिन बाबा साहब का संविधान, देश का संविधान कोई बदल नहीं सकते। जो संविधान ने आरक्षण दिया है वो आरक्षण कोई निकाल नहीं सकते हैं। तो ये मेरी पार्टी का मुख्य भूमिका है, और मेरी पार्टी बढ़ाने की कोशिश मेरी है हर राज्य में। और मेरी पार्टी में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी जाति धर्म के लोग मेरे पार्टी में हैं। आज मेरी पार्टी में काम करते हैं। मैंने ब्राह्मण आघाड़ी भी मैंने मेरी पार्टी की बनाई है, ओबीसी फ्रंट बनाई है, महिला विंग है, यूथ विंग है, माइनॉरिटी विंग है, इंडस्ट्रीज विंग है, रोजगार विंग है, ऐसे अलग अलग विंग मैंने बनाई है।
और मेरी कोशिश है कि मेरी पार्टी पूरे देश भर में फैले और हर जाति और वर्ग के लोगों को न्याय देने के लिए मेरी पार्टी काम करती रहेगी। सर, अगर बात की जाए विमेन इन पॉलिटिक्स की, तो महिलाओं की पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए क्या ज़रूरी चेंजेस होने चाहिए? हालांकि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार काम कर रही है महिलाओं को आगे लाने के लिए, पर क्या सरकार और सोसाइटी मिलकर इसको सपोर्ट कर सकते हैं? तो महिलाओं के लिए ऐसा है कि गवर्नमेंट के लिए तो मोदी जी के विजन में तो महिला, किसान, गरीब, युवा ये तो ही है। और मोदी जी ने बहुत सालों का महिलाओं का सपना पूरा किया है। कई देशों में महिलाओं को आरक्षण नहीं है और आरक्षण की चर्चा कई सालों से अपने देश में चल रही थी, लेकिन मोदी जी ने स्लोली, साइलेंटली सबको साथ में लेकर नए संसद भवन में, जो संसद भवन बना, उसमें पहला निर्णय कौन सा उन्होंने किया होगा तो महिलाओं को आरक्षण देने का। तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का निर्णय हो चुका है। महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, उनके लिए बचत गट है, महिलाओं को करोड़पति बनाना है, लखपति बनाना है। और मैं बताऊं कि मुद्रा योजना में 69% महिलाओं ने लोन लिया है और महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर अन्याय होते हैं। आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। समाज व्यवस्था को बदलना होगा। ये जो वासना कांड इतना बढ़ता जा रहा है कि उससे मानवता को कलंक लगाया जा रहा है और रोज कहीं ना कहीं तो अत्याचार की घटनाएं हमें सुनने के लिए मिलती है। निर्भया हत्याकांड दिल्ली में हुआ था, उसके बाद ऐसे लोगों को फांसी की सजा देने का निर्णय हुआ है। छेड़छाड़ करने वालों को पोक्सो लगाने का भी निर्णय हुआ है और उनको पोक्सो लगता है। ये सब होने के बावजूद भी क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। अत्याचार भी करते हैं और उनका जिंदगी भी मतलब उनको मार भी देते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी मेंटेलिटी, जानवरों से भी बदतर मेंटेलिटी बढ़ती जा रही है। इसके लिए सरकार तो अपना काम कर रही है, उनको बाद में अरेस्ट तो करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए एक NGO के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, सोशल संगठन के माध्यम से एक ऐसी मूवमेंट खड़ी होनी चाहिए, किसी के मन में इसी तरह का विचार ना आए, किसी महिला पर, बच्चों पर अत्याचार करने का मेंटेलिटी ना बने। इसीलिए बस्ती बस्ती में जागृति करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, उसी लिए प्रयत्न भी कर रही है। मैंने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो आदेश दिया है कि भाई अपने बस्ती में ऐसा कोई भी लड़का ना निकले जो इसी तरह का अत्याचार करने के लिए आगे आए। इसलिए सबने उसके लिए काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, आप सिर्फ एक लीडर ही नहीं बल्कि एक पोएट भी है। क्या हमारे ऑडियंस के लिए आप कोई अपनी एक फेवरेट कविता या कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं? हाँ, बात भारत की जो चैनल है इसमें मुझे एक ही नज़र आती है, हवा। बात भारत की चैनल में मुझे एक ही दिखाई देती है, हवा, और उनका नाम है डिम्पल बाजवा। तो इसीलिए मतलब डिम्पल तो अच्छी, डिम्पल कापड़िया भी मतलब हमारी फिल्म एक्ट्रेस भी है और आपके बारे में हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट भी है। इस तरह मतलब मेरा काम चलता है, मेरा काम तो चलता है। मैं हर एक आदमी को मिलता हूँ, इसलिए मेरा काम चलता है, इसीलिए मेरा काम चल रहा है और मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। डिम्पल जी, जरूर हम आगे बढ़ते रहेंगे, समाज को न्याय देने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और आप जैसे चैनल वाले भी ऐसे न्यूज़ को एकदम पब्लिश करते हैं, उससे अनेक लोगों को जानकारी मिलती है। इसीलिए चैनल हमारे साथ है, इसीलिए मेरे साथ है चैनल, इसीलिए मेरा मजबूत हो रहा है पैनल। तो मतलब हमारा पैनल मजबूत हो रहा है। तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, आपका धन्यवाद। और आज का दिन मुझे जरूर रहेगा याद। आपके ने जो इंटरव्यू मुझे लिया है, इसका मुझे ये इंटरव्यू मुझे हमेशा रहेगी याद, इसलिए मैं करता हूँ आपका धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। जय भारत, धन्यवाद। और ये थी हमारी आज की दिलचस्प बातचीत श्री रामदास अठवले जी के साथ। उन्होंने अपनी विजन से हमें ये समझाया कैसे एक लीडर समाज के हर सेक्शन की आवाज़ बन सकता है। आई थैंक हिम फॉर शेयरिंग हिज विजन ऑन विमेन एम्पावरमेंट, ऑन एजुकेटिंग द यूथ ऑन सोशल जस्टिस एंड फॉर शेयरिंग हिज जर्नी विद अस। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।